जय हिंद दोस्तों। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 4 यानी कि हमारा जो डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 40 को हम लोगों ने देख लिया था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 41। देखिए, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में जो सरकार है वो लोगों की सहायता करेगी। अब मान लीजिए सरकार को सिर्फ बोला गया है सहायता करने के लिए, उसे ये नहीं कह दिया गया कि आप सहायता करेंगे ही तो करेंगे। देखिए, यह डीपीएसपी है, यह हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार जो हम लोग का है उसको सरकार एकदम लागू कराएगी, लेकिन जो डीपीएसपी है यह सरकार की मर्जी पर निर्भर करती है कि सरकार इसे लागू करेगी कि नहीं करेगी। अनुच्छेद 41 में कहा गया है जैसे वृद्धा पेंशन देना, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों का जीवन अच्छा ढंग से व्यतीत हो, इसलिए सरकार वृद्धा पेंशन देती है। अब मान लीजिए कोई सरकार आ रही है और वो आपको वृद्धा पेंशन दे रही है। मान लीजिए 5 साल बाद वो सरकार हट जा रही है, कोई अन्य सरकार आ रहा है, वो पता चला आपको वृद्धा पेंशन देना ही बंद कर दे, आप विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। यह डीपीएसपी है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। सरकार की मर्जी में आएगा तो सरकार पेंशन देगी और नहीं मर्जी में आएगा तो सरकार पेंशन नहीं देगी। आप इसके लिए वाद विवाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 37 में मना कर दिया गया है कि आप न्यायालय में जाके जज साहब से ये नहीं कह सकते हैं कि जज साहब हाउ सरकार था तो हमको पेंशन देता था, ये सरकार हमको पेंशन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। इसी में कहा गया है विधवा पेंशन। जैसे मान लीजिए किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसका जीवन बेहतर ढंग से व्यतीत हो जाए, इसलिए सरकार विधवा पेंशन देती है। अब पता चला कोई सरकार विधवा पेंशन देने से मना कर दी तो क्या आप इसके लिए न्यायालय में जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। इसी में कहा गया है विकलांगों को साइकिल उपलब्ध कराया जाए। इसी के तहत सरकार विकलांगों को साइकिल देती है। अब मान लीजिए कोई सरकार आ रही है और विकलांगों को साइकिल देने से मना कर दे रही है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का डीपीएसपी है। तो अनुच्छेद 41 में 3 बातें कही गई है। फर्स्ट, वृद्धा पेंशन की बात की गई है। सेकेंड, विधवा पेंशन, और इसी में कहा गया है कि विकलांगों को साइकिल उपलब्ध कराएगी सरकार। अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत मनुचित दशा उपलब्ध कराएगी। अब ये न्याय संगत क्या होता है और मनुचित दशा क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अब पता चला कि उसका सेहत खराब हो गया या उसे कोई बीमारी हो गई तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसे मनोचित दशा में कार्य को कराए, यानी कि कोई ऐसा कार्य न कराए जिससे उसका सेहत और खराब हो जाए। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला, मान लीजिए कोई पुलिस वाला में हो गया, पुलिस में बहुत मेहनत पड़ता है, अब मान लीजिए उसका सेहत खराब हो गया तो सरकार का यह दायित्व बनता है, डीपीएसपी कहता है कि देखिए उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए आप कठिन परिश्रम को न कराइए, यानी कि उससे आप मनोचित दशा में और न्याय संगत कार्य को कराइए। इसी में कहा गया है प्रसूति सहायता। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसके पेट में बच्चा है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो उसे पोषक आहार उपलब्ध कराए, यानी कि प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए। अब मान लीजिए कोई महिला है, वो पेट में उसके बच्चे हैं। अब देखिए, मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, गवर्नमेंट का उसका कोई नौकरी है और वो नौकरी बहुत मेहनत वाला है, तो सरकार डीपीएसपी में सरकार से कहा गया है कि देखिए आप उस महिला को, मान लीजिए डिलीवरी होने से पहले जांच होता है, सब बताया था डॉक्टर कि किस दिन होगा, तो कहा गया है डिलीवरी से 3 महीना पहले आप उसको छुट्टी दे दीजिए। देखिए डिलीवरी जिस दिन होगा ना उससे 3 महीना बाद भी आप उसको छुट्टी दे दीजिए, यानी कि डिलीवरी होने के 3 महीना पहले और 3 महीना बाद। और इसमें कहा गया है कि आप मान लीजिए 3 महीना 6 महीने जो छुट्टी दे रहे हैं ना उसमें सरकार आपकी सैलरी को नहीं काटेगी, यानी कि आपको पूरा सैलरी मिलेगा, सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। देखिए कितना बेहतर ढंग से इसको लिखा गया है। अब इसी में कहा गया है, अब मान लीजिए ये गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा कि कोई महिला नौकरी कर रही है, अब हमेशा पता चले कि जो को बच्चा रहेगा तो उसको छुट्टी दीजिए, सैलरी फुल दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है यह सिर्फ 2 बच्चों पर ही लागू होगा। यदि आपका पहला बच्चा हो रहा है तब आपको 3 महीना पहले छुट्टी दिया जाएगा, 3 महीना बाद छुट्टी दी जाएगा। फिर दूसरा बच्चा हो रहा है तो आपको छुट्टी दिया जाएगा, तीसरा बच्चा में आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा, यानी कि यह नियम सिर्फ 2 बच्चों पर ही लागू होता है। और देखिए कहा गया है कि मान लीजिए जिस महिला का डिलीवरी होने वाला है उसका जो हस्बैंड है वह भी किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, तो सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि उसके हस्बैंड को उसके वाइफ का जो डिलीवरी का डेट है उससे 15 दिन पहले छुट्टी दे दे और डिलीवरी होने के 15 दिन बाद भी उसे छुट्टी दे दे ताकि वह उसकी सेवा को कर सके। देखिए अनुच्छेद 42 हम लोगों ने देख लिया। अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 23, यह अनुच्छेद 23 से एकदम मिलता जुलता है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया था? वो हम लोग का मूल अधिकार था। अनुच्छेद 23 में कहा गया था
कि आप किसी से बलात् श्रम या बेगारी को नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि आप किसी से यदि कार्य करा रहे हैं ना, तो आप उसको निर्वाह योग्य मजदूरी दे दीजिए, यानी कि इतना पैसा दे दीजिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब पता चले कोई व्यक्ति है, उससे आप बलात् श्रम नहीं करा सकते, अब बेगारी नहीं करा सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति बुला लिए काम करने के लिए, अब बुला के उससे काम उम करा लिए, पता शाम को उसको झाड़ दे रहे हैं, भाग चोट्टा, पैसा वैसा नहीं देंगे, भाग यहाँ से, तो वो मूल अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 में कहा गया है, अनुच्छेद कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते। वो सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपको सजा दे देगा। लेकिन यदि आप उसको बुलाते हैं काम करने के लिए और शाम को आप कुछ ना कुछ, मान लीजिए तय हुआ था 300 रुपया उसको मजदूरी देने के लिए, अब पता चला आप 100 रुपया दे रहे हैं, तो देखिए यह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन यह डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जो आदमिया का मजदूरिया कटा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता है। सुप्रीम और पहुंच भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसकी बात को नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि आप मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किए हैं, आप डीपीएसपी का उल्लंघन किए हैं। और डीपीएसपी में क्या कहा गया है? ए न्यायालय, तुम हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए न्यायालय कहेगा भाग चोट्टा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। काहे कि तुम्हारा मूल अधिकार छोड़ने रहे, ये तो डीपीएसपी है, इसलिए इसमें कहा गया है आप सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी, आप किसी व्यक्ति से काम कराते हैं तो उसे इतना पैसा दीजिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। इसी में बाद में देखिए, जहाँ कहीं भी आप क ख देखिए तो समझ जाइए इसको बाद में जोड़ा गया है। 43 के क में ही जोड़ा गया है कि कामगारों की भागीदारी। अब कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या पगला रहे हैं, अलग अलग शब्द बता रहे हैं। देखिए, कामगारों की भागीदारी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, बहुत सारा मजदूर काम करता है, बहुत सब वर्कर काम करते हैं सब, तो इसमें कहा गया है कि यदि आपको फैक्ट्री में कोई नया नियम लाना है, छुट्टी देना है, सैलरी बढ़ाना है, घटाना है, तो आप एक बार मजदूरों से भी सलाह ले लीजिए। यानी कि यदि आप मजदूरों से सलाह लेकर कोई काम को करेंगे तो मजदूर उस कंपनी को सिर्फ कंपनी की तरह नहीं, एक परिवार की तरह देखेंगे, कार्य बहुत बढ़िया तरह से करेंगे। इसलिए कहा गया आप किसी भी निर्णय लेने से पहले एक बार मजदूरों से पूछ लीजिए। किस में कहा गया है? तो 43 के क में कहा गया है। इसी में कहा गया है 43 के ख में सहकारी समिति, यानी कि कोऑपरेटिव। इसका मतलब क्या होता है? जैसे समझिए, मान लीजिए सरकार कोई नया योजना ला रही है, जैसे गाँव में नाली बनवाना है, तो भैया सरकार नहीं ना घूम घूम नाली बनाएगी। इसके लिए क्या कहा गया है? मान लीजिए इसके लिए कहा गया है कि गांव के कुछ लोगों का आप ग्रुप बना लीजिए और उन्हें यह काम सौंप दीजिए कि ये देखिए ये काम ऐसे ऐसे होगा, उसको बता दीजिए। सरकार वो सिर्फ काम को बताएगी, काम नहीं करेगी। काम कौन करेगा? तो गांव के कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उसी को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं, मतलब कुछ लोगों के समूह को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। आप लोग कोऑपरेटिव बैंक भी देखे होंगे, जो अमूल दूध आता है उसका कंपनी क्या है? कोऑपरेटिव है। वह किसी अकेले का नहीं है, उसमें बहुत लोगों का संगठन है। इस तरह हम लोग ने अनुच्छेद 43 का क और ख को देख लिया। आइए समझते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें कही गई है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है? तो देखिए, हर धर्म की अपनी अपनी कुछ पर्सनल लॉ होती है। हिंदू का कुछ कानून अलग होता है, मुस्लिम का कानून अलग होता है। न तो हिंदू का कानून मुस्लिम पर लगता है और न ही मुस्लिम का कानून हिंदू पर लगता है। तो कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के में कि कोई ऐसा कानून को लाया जाए जिससे जितने भी धर्म हैं उन धर्म का जो कानून है, पर्सनल लॉ, उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल लिया जाए और ख़राब चीज़ों को ख़त्म कर गए और सबको मर्ज करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सब पर लागू हो। यानी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें कानून सबके लिए बराबर रहेगा। भले से रीति रिवाज परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए मुस्लिम का जो विवाह होता है उसका रीति अलग है, लेकिन कानून सभी का रहेगा। जो विवाह का कानून रहेगा सभी के लिए बराबर रहेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन रीति रिवाज में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम का कानून में रीति रिवाज कुछ अलग होती है, हिंदू के लिए जो विवाह की रीति रिवाज होती है वो अलग होती है। कहा गया है नो डाउट आप रीति रिवाज में जो करना है कर लीजिए, लेकिन विवाह का नियम सबका एक ही रहेगा। यानी कि जो कानून रहेगा विवाह का सब एक ही रहेगा। और कहा गया है जो तलाक देना होगा वह हिंदू और मुस्लिम का जो नियम बनेगा तलाक का वह एक ही तरह से तलाक होगा। आप अलग अलग तलाक नहीं दे सकते हैं। इसी तरह कहा गया है इसमें वसीयत लिखवाना, यानी कि पिताजी जमीन किसको दे रहे हैं इसका जो वसीयत लिखाता है। देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें महिलाओं को मतलब वसीयत में जगह दिया जाता है। देखिए, हिंदुओं में ऐसा नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन बाद में संविधान संशोधन किया गया और वसीयत में उनका भी नाम जोड़ दिया गया। यदि वह हिंदू लड़की चाहती है वसीयत को लेना तो वह ले सकती है। इस तरह से वसीयत देने की जो बात कही गई, जो कानून बनाया जाएगा वो सभी के लिए बराबर बनाया जाएगा। इसी में कहा गया है गोद लेने की जो कानून बनेगी वो सबके लिए एक जैसा बनेगी। देखिए, गोद लेने का कानून यह है
कि आप गोद उसी को लेंगे यदि उसका उम्र आपके उम्र से 21 साल कम होना चाहिए, नहीं तो भैया इसका मिसयूज हो जाएगा। कोई किसी लड़की को गोद लेकर पता चला उसी से शादी कर ले, तो कहा गया है आप उसी को गोद लेंगे यदि उसका उम्र आपके उम्र से 21 साल छोटा हो। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ कानून सबके लिए बराबर रहेगा, लेकिन रीति रिवाज आपका अपना 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 सकते हैं। लेकिन जान लीजिए जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो लोग इसका विवाद करेंगे। अब विवाद करने का एक कारण होगा, वो हो जाएगा शिक्षा की कमी। यदि लोगों के अंदर समझदारी होगी तो इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत बढ़िया कानून है। यदि लोगों के अंदर समझदारी की कमी होगी तो उसका विरोध जरूर करेंगे। इसलिए देखिए अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों, कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना या सरकार का कर्तव्य है। इसको ना डीपीएसपी में जोड़ दिया गया था शिक्षा देने की बात। अब डीपीएसपी सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी, सरकार को मर्जी में आएगा तो शिक्षा देगी, नहीं मर्जी में आएगा तो नहीं देगी। इसको ध्यान में रखा गया। बाद में इस बात को समझ में लाया गया कि सरकार मनमानी कर रही है शिक्षा में, इसलिए क्या किया गया, इसे यहाँ से एकदम कट कर दिया गया, हटा दिया गया और 21 के क में इसे जोड़ दिया गया और 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और इसे 21 के क में जोड़ दिया गया। 21 का क क्या है, हम लोग का मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब सरकार को एकदम देना है। मूल अधिकार हम लोगों का वाद योग्य है, आप न्यायालय में जाकर इसके लिए इन्फोर्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए डीपीएससी में रहता शिक्षा, तो सरकार के मर्जी में आता तो शिक्षा पे खर्च करती, नहीं मर्जी में आता तो नहीं खर्च करती। इसलिए कहा गया नहीं भैया इसको आप डीपीएससी से हटा दीजिए और कहाँ भेज दीजिए, तो इसको मूल अधिकार में भेज दीजिए। यानी कि जैसे ये मूल अधिकार में गया, सरकार का यह कर्तव्य बनने लगा कि शिक्षा देना है तो देना है। उसी में 21 के क में ही कहा गया है कि आप जो 6 साल से जो छोटा बच्चा होगा ना, उसका पहले आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप लोग देखे भी होंगे जब बच्चा पैदा होता है उसे बहुत सारा टीका लगाया जाता है और सरकार उससे पैसा नहीं लेती है। यह टीका बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य बनता है। मूल अधिकार के, हम लोग का यह मूल अधिकार है, हम लोग का स्वास्थ्य रहना, और इसका जिम्मेदारी किसको दे दिया गया है, सरकार को दे दिया गया है। देख सरकार, तू जो 6 साल से कम बच्चा है, पहले तो तुम उसका हेल्थ पर ध्यान रखो, बाद में क्या करो, जो 6 साल से जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो 14 साल तक तुम उसको प्राइमरी एजुकेशन दो। यह सरकार का कर्तव्य बनता है और सरकार इसके पीछे बहुत सारे पैसे भी खर्च करती है। अगला आपका आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया SC ST OBC के लिए विशेष प्रकार की आरक्षण देने की बात कही गई। देखिए आरक्षण जो है बहुत विवादित है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें कुछ अलग से सुविधा उपलब्ध करा के उन्हें समाज के बराबरी में ला दिया जाए, इसीलिए आरक्षण की बात कही गई है। देखिए आरक्षण न तो खराब है और न ही अच्छा है। आरक्षण बहुत विवादित भी रहा है। जो जिसको आरक्षण मिलता है वो इसके पक्ष में रहता है, जिसको आरक्षण नहीं मिलता है वो इसके विपक्ष में रहता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आरक्षण गलत रहता तो सरकार इसे खत्म कर देती। यही वो आरक्षण है जो 2020 में खत्म हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया जा रहा है। यदि यह आरक्षण गलत होता तो सरकार इसे खत्म कर देती। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें कुछ सहायता देकर उन्हें समाज के बराबरी में ला दिया जाए, इसीलिए आरक्षण की चर्चा की गई है। यहाँ जो आरक्षण है वह सिर्फ नौकरी में आरक्षण की बात नहीं कही गई है, बल्कि हर जगह उन्हें आरक्षण की बात करती है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार पोषण आहार उपलब्ध कराएगी। यानी कि आप देखे होंगे सरकारी में मिड डे मील दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, तभी तो भारत का निर्माण करेगा, क्योंकि भारत का युवा ही है जो भारत को एक बुलंदी पर ले जाएंगे। इसीलिए सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि सरकार सभी को पोषण आहार उपलब्ध कराए। यदि सरकार पोषण आहार उपलब्ध नहीं कराएगी तो देखिए भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, भारत में गरीबी भी ज़्यादा है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, भैया वो पोषण आहार विटामिन वाला चीज़ कैसे खाएगा। इसलिए सरकार से कहा जाता है कि देखिए आप सरकार बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराइए। इसीलिए सरकार देखते भी होंगे कि मिड डे मील के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है। इसी में कहा गया आप नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाएं। देखिए भारत में शिक्षा की कमी होने के कारण जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ साल पहले जो खांसी का सिरप होता है ना, उसमें थोड़ा अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा आ रही थी, तो जो पियक्कड़ हैं सब वो खांसी का सिरप पी रहे थे सब। तो सरकार ने सोचा कि रे भैया ये तो बीमारी के लिए बना था, लेकिन ये तो कोई और बीमारी का इलाज कर रहे हैं सब, इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि आप खांसी का सिरप खरीदने जा रहे हैं, सभी खांसी का सिरप नहीं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहती थी वो डॉक्टर आपको वैसे नहीं देगा। आप जाएंगे मेडिकल शॉप पर तो आपको लौटा देगा, कहेगा जाओ बढ़िया डॉक्टर से लिखवा के लाओ, हमको ये सिरप चाहिए, तब आपको दिया जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे सब, दारू नहीं खरीद रहे थे सब, सिरप खरीद के पी रहे थे सब टल्ली एकदम। इसलिए इसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया और कहा गया शराब पर आप प्रतिबंध लगाइए।
देखिए, शराब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। बहुत सारा फैमिली शराब पीने से बिखर जाती है, इसलिए सरकार इसको प्रतिबंध लगाती है। देखिए, जो बिहार है उसमें शराब को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हल्का फुल्का मिलता है चोरी छुपे, लेकिन मतलब लगा दिया, पहले तक नहीं मिलता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर शराब खुला बेचा जाता है, लेकिन बिहार में प्रतिबंध कर दिया गया है। देखिए, शराब बेचने से सरकार को भी बहुत फायदा होती है, इसलिए सरकार इसे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं कर सकती है। आज के लिए हम लोग इतना ही। आगे हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 48, 49 और 50। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।